साथियों, आज हम नाटकों के विषय में अध्ययन करेंगे और मैं पहले से बता देना चाहता हूं कि ये कक्षा आपको एकदम बोरिंग लगेगी, लेकिन मेरा यह दावा है कि अगर आपने इसका पूरा अध्ययन कर लिया तो आप इतिहास की जो उच्च स्तर की परीक्षाएं हैं उनमें निश्चित तौर से बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। एज ए कंपटीटर आपको इस कक्षा का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। साथियों, आज हम इतिहास विषय के अंतर्गत ही नाट्य शास्त्र के बारे में अर्थात नाटकों के विषय में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि नाटकों में किस तरीके से इतिहास छिपा रहता है, या फिर अगर आप कहिए तो नाट्य शास्त्र में या नाटकों में किस प्रकार से ऐतिहासिक स्रोत निहित रहते हैं, ऐतिहासिक घटनाएं किस प्रकार से नाटकों में वर्णित रहती हैं, उसका क्या उपयोग है, इस विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। और प्राचीन काल के बहुत से नाटकों के विषय में आज हम जानेंगे जो कि ऐतिहासिक महत्व के हैं, जिनका इतिहास लिखने में उपयोग होता है। नाट्य शास्त्र के विषय में जानने से पहले आप यह जान लें कि नाटक क्यों उपयोगी हैं। कोई साहित्य, कोई कहानी संवाद शैली में जब कही जाती है तो नाटक किस लिए उपयोगी हो जाते हैं, इसको समझना हो तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मैं अगर दो काल्पनिक सूचनाएं आपको दूं। एक सूचना अगर मैंने दी कि किसी स्थान पर बाढ़ आई है और कई गांव उसमें बह गए हैं, तो आपके लिए यह एक सामान्य सूचना सी प्रतीत हो सकती है जिसमें बाढ़ के त्रासदी के विषय में वर्णन है। लेकिन अगर आप वहीं पर बाढ़ से संबंधित कोई नाटक देखें और उसके प्रभाव को देखें कि बाढ़ आई और बाढ़ आने के कारण एक घर का मुखिया बह गया और उसके बच्चे किस तरीके से भूख के कारण कलप रहे हैं या फिर बिलख रहे हैं और उसकी पत्नी को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो आपके हो सकता है भाव उस घटना से अधिक जुड़ जाएं और आप बाढ़ की त्रासदी से पड़ने वाले प्रभावों को अधिक गहराई से समझ सकें। इसलिए नाट्य शास्त्र के अंतर्गत विभिन्न ऐसे नाटक हैं जो कि हमें इतिहास के महत्व को समझने में सहायता प्रदान करते हैं और ऐतिहासिक घटनाओं के भावनात्मक रूप को भी समझने में सहायता प्रदान करते हैं। इसलिए नाट्य शास्त्र के कुछ प्रमुख नाटकों को जो कि ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनका अध्ययन इतिहास के विषय में किया जाता है। तो आज हम कुछ ऐसे ही नाटकों के विषय में अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति को जान लें। तो साथियों, अब जानेंगे नाटकों की उत्पत्ति के विषय में। जो नाटक हैं उनकी उत्पत्ति अगर कभी कोई आपसे पूछे कि किससे हुई है तो आप बताएंगे कि नाटकों की उत्पत्ति हमारे वेदों में निहित मिलती है और ऋग्वेद से संवाद, सामवेद से संगीत तथा यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस, इन तत्वों को प्राप्त करके नाटकों की रचना हुई है। और यह तत्व जैसे ऋग्वेद से संवाद, सामवेद से संगीत तत्व, यजुर्वेद से अभिनय तत्व, अथर्ववेद से रस तत्व प्राप्त होता है। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए और यह चारों वेद दिए हों और प्रश्न पूछे कि नाटकों की उत्पत्ति का प्राचीनतम स्रोत क्या है, तो आप बताएंगे कि ऋग्वेद का संवाद सूक्त नाटकों की उत्पत्ति का, भारतीय नाटकों की उत्पत्ति का, भारत के नाटकों की उत्पत्ति का प्राचीनतम स्रोत है। भारत के नाटकों की उत्पत्ति का प्राचीनतम स्रोत है। भारत की नाटकों की उत्पत्ति का प्राचीनतम स्रोत है। तो आपने इस प्रकार से जाना। और अब आप नाटकों पर लिखी गई जो सबसे प्राचीनतम रचना मानी जाती है वह मानी जाती है भरत मुनि की नाट्य शास्त्र। भरत मुनि की नाट्य
शास्त्र, भरत मुनि की नाट्य शास्त्र नाटकों पर लिखी गई प्राचीनतम रचना मानी जाती है। तो अब हम प्राचीन भारत के एक महान नाटककार भास के विषय में जानेंगे और भास की उन्हीं रचनाओं पे ध्यान देंगे जो इतिहास के लिए महत्वपूर्ण हैं। भास ने कुल 13 नाटक लिखे और भास नाटक अगर लिखते थे तो किस भाषा में लिखते थे? तो वह संस्कृत भाषा में लिखते थे, वह संस्कृत भाषा में लिखते थे। और जो भास के नाटक हैं वह संस्कृत भाषा में होने के साथ साथ लौकिक संस्कृत में है, लौकिक संस्कृत में है। और लौकिक संस्कृत के भास प्राचीन भारत के प्रथम साहित्यकार माने जाते हैं, प्रथम साहित्यकार माने जाते हैं। प्राचीन भारत के भास लौकिक संस्कृति के प्रथम साहित्यकार माने जाते हैं। इन्होंने लौकिक संस्कृत भाषा का प्रयोग करके नाटकों को लिखा था। भास के जो नाटक हैं वह मौर्योत्तर काल में लिखे गए, अर्थात मौर्य युग के बाद लिखे गए। मौर्य युग के बीतने के बाद के काल में लिखे गए, अर्थात यह नाटक दूसरी सेंचुरी एडी में लिखे गए, अर्थात या फिर ये कहिए कि दूसरी शताब्दी में लिखे गए। अब जो भास के कुछ प्रमुख नाटक हैं जिनके विषय में हमको जान लेना चाहिए। एक नाटक है बाल चरित्र। बाल चरित्र में भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का उल्लेख प्राप्त होता है। बाल चरित्र में भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का उल्लेख प्राप्त होता है। इसके बाद भास के 2 नाटक ऐसे हैं, एक है उरुभंग और दूसरा है कर्णभर। उरुभंग तथा कर्णभार ऐसे नाटक हैं जो कि दुखांत हैं। वैसे जिस समय में भास थे और संस्कृत के अधिकतर नाटक दुखांत नहीं होते हैं, लेकिन भास के ये 2 नाटक उरुभंग तथा कर्णभार दुखांत हैं। दुखांत का मतलब क्या हुआ? दुखांत नाटक क्या होते हैं? दुखांत नाटक वह नाटक होते हैं जिसमें अंत जो है वह दुखद रहता है। जैसे अगर आपने कोई फिल्म देखी और उस फिल्म के अंत में जो हीरो है वह मृत्यु को प्राप्त हो जाए या फिर मर जाए तो वह फिल्म दुखांत कही जाएगी, मतलब उसका अंत दुखद हुआ। अगर किसी भी नाटक में जो अंत है वह दुखद हो तो उसको दुखांत कहेंगे। अब इसके बाद उरुभंग कर्णभार के बाद एक है चारुदत्त नाटक। पहली विशेषता इसकी यह है कि यह पूर्ण नहीं हो पाया था और भास के नाटकों में यह एक ऐसा नाटक है जिसमें राजनीति से प्रभावित नहीं दिखता है। यह नाटक राजनीति से प्रभावित नहीं दिखता है, इसमें राजनीति के विषय में उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। चारुदत्त नाटक में भास ने 2 और बहुत ही प्रसिद्ध नाटक लिखे। एक नाटक है स्वप्न वासव दत्ता और दूसरा नाटक है प्रतिज्ञा योग धारण। अर्थात यह 2 नाटक ऐसे हैं जो कि वत्स कहाँ है? वत्स के बारे में जान लें। जो वत्स है वह प्राचीन 16 महाजनपदों के अंतर्गत आता था। यहाँ के राजा थे उदयन। उनकी और स्वप्न वासव दत्ता की विषय में स्वप्न वासव दत्ता के विषय में यह नाटक प्राप्त होता है। तो उदयन की प्रेम कहानी दोनों में है और प्रतिज्ञा योग धारण तथा स्वप्न वासव दत्ता में। और अगर कभी कोई पूछे कि भास का कौन सा नाटक सर्वाधिक प्रसिद्ध है तो आप बताएंगे स्वप्न वासव दत्ता भास का सर्वाधिक प्रसिद्ध नाटक था।
या फिर है। आपको पता ही है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौटिल्य बहुत ही प्रसिद्ध थे और कौटिल्य ने भी अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में नाटकों के विषय में कुछ लिखा है। उन्होंने प्रेक्षाओं का उल्लेख किया है जो कि नाट्यशालाएं थीं, और जो नाटककार थे महिला और पुरुष, उनको रंगोपजीवी तथा जीवनों कहा है। ये मेल फीमेल थे जो नाटकों में काम किया करते थे, जिनको रंगोपजीवी तथा रंगोपजीवनी कहा है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण उल्लेख प्राप्त होता है कि अगर कोई पत्नी अपने पति के आज्ञा के बिना, अपने पति से आज्ञा लिए बिना नाटक देखने जाती है तो उस पे 6 पर्ण का दंड लगाया जाना चाहिए। तो उस पे 6 पर्ण का दंड लगाया जाना चाहिए। कौटिल्य ने यह उल्लेख किए हैं। इसमें से रंगोपजीवी तथा रंगोपजीवनियों के विषय में कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका हमने अभी अध्ययन किया। साथियों, अब हम रामगढ़ के विषय में जानेंगे। रामगढ़ का महत्व क्या है? रामगढ़ का महत्व यह है कि रामगढ़ वह स्थान है जहां से प्राचीन लेख प्राप्त हुआ है और उस लेख से नाटक के विषय में हमें जानकारी मिलती है। इससे प्रमाणित होता है रामगढ़ से कि नाटक होते थे। लेकिन जो यह रामगढ़ का लेख है वह गुहा लेख है। किसमें प्राप्त हुआ है? गुफाओं में प्राप्त हुआ है। तो आइए इसके विषय में जानें। यह जो रामगढ़ है यह छत्तीसगढ़ में है। यह छत्तीसगढ़ में है और छत्तीसगढ़ में एक जिला है सरगुजा, वहीं पर है। और यह जो रामगढ़ है, रामगढ़ में 2 गुफाएं मिली हैं। एक गुफा है सीता बेंगा और दूसरी गुफा है जोगी मारा। सीता बेंगा, इसको सीतामढ़ी भी कभी कभी लोग कहते हैं, और जोगी मारा। यहां इन 2 गुफाओं से गुहा लेख प्राप्त हुए हैं। गुहा लेख प्राप्त हुए हैं और उस लेख में नाटक है। उस लेख में नाटक के विषय में लिखा गया है और यह लेख नाटक से संबंधित है। तो जो सीता बेंगा है और जो जोगी मारा है, यहां से जो गुहा लेख प्राप्त हुए हैं यह रामगढ़ में है और यह रामगढ़ है सरगुजा जिले छत्तीसगढ़ में। और तो इस प्रकार से नाटकों का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य आप इसको कह सकते हैं, या फिर नाटकों का अभिलेखीय साक्ष्य भी कह सकते हैं। इसमें कालिदास, जिनको गुप्त काल का सर्वश्रेष्ठ नाटककार कहा जाता है, उनके एक ग्रंथ है मेघदूतम जो ग्रंथ है उसमें रामगिरी का उल्लेख है। यह अनुमान लगाया जाता है कि यह रामगिरी यही रामगढ़ है। यह रामगिरी यही रामगढ़ है। और जो रामगढ़ गुफा है उसमें किस भाषा और किस लिपि का उल्लेख किया गया है? तो रामगढ़ गुफा में प्राकृत भाषा का और ब्राह्मी लिपि का उल्लेख किया गया है। मतलब जो नाटक लिखा हुआ मिलता है सीता बेंगा और जोगी मारा से, उसकी भाषा प्राकृत है और उसकी लिपि ब्राह्मी है। मतलब ब्राह्मी लिपि में प्राकृत भाषा में नाटक लिखा गया है। तो नाटक किसके विषय में लिखा गया है इसकी सूचना अब होनी चाहिए। तो यह जो नाटक लिखा गया है वह एक लव स्टोरी है। और वो कैसी लव स्टोरी है? वह एक देवदासी की लव स्टोरी है। जो कहानी उल्लेखित है वह देवदासी की है। यह देवदासी के विषय में यह उल्लेख मिलता है
कि इस देवदासी का नाम था सूर्पनखा। सूर्पनखा, और इसको जो प्रेम था वो देवदत्त नामक व्यक्ति से था, जो कि वाराणसी का रहने वाला था। जो कि वाराणसी का रहने वाला था। मतलब कि रामगढ़ में जिस नाटक का उल्लेख प्राप्त हुआ है, उस नाटक की जो देवदासी है वह है सूर्पनखा, और जो उसका प्रेमी है उसका नाम है देवदत्त, और वो वाराणसी का रहने वाला था। सीता-बेंगा के विषय में भी आप जान लें। सीता-बेंगा प्राचीन नाट्यशाला भी कही जाती है, क्योंकि यहां पर नाटक हुआ करता था। तो सीता-बेंगा को प्राचीन नाट्यशाला भी कह सकते हैं, लेकिन प्राचीनतम नाट्यशाला आप कहेंगे वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि जैसा ऑप्शन होगा उस हिसाब से आप उत्तर का चयन करेंगे। तो हमने आज रामगढ़ के विषय में जाना, जो कि छत्तीसगढ़ में है और जहां से नाटकों के अभिलेखीय साक्ष्य मिलते हैं। कभी अगर प्रश्न आए कि कश्मीर का वह कौन सा राजा था जो कि नाटककार तथा कवि दोनों था, तो आप बताएंगे कि कश्मीर का राजा मात्रगुप्त ऐसा राजा था जो कि कवि और नाटककार दोनों था। यह एक फैक्ट है, इसको बस हमें याद रखना है ताकि कभी अगर परीक्षा में आ जाए तो हम इसका सही उत्तर दे सकें। मात्रगुप्त के बाद अब आप पतंजलि के बारे में जानिए। पतंजलि एक ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने दो नाटकों का उल्लेख किया है। एक का नाम है बलिवध और दूसरे का नाम है कंसवध। अगर इस पे विस्तार करें तो बलि के वध और कंस के वध के विषय में यहां उल्लेख प्राप्त होता है। तो बलिवध और कंसवध के बारे में जानने के बाद अब हम जानेंगे चैरिटन के बारे में। चैरिटन क्या है? चैरिटन ऐसे नाटकों को कहते हैं जो कि ग्रीक थे और हास्य से संबंधित थे। हास्य मतलब हास्य बोध से संबंधित थे चैरिटन नाटक, और यह ग्रीक नाटक थे। यह विदेशी नाटक है, लेकिन यह एक ऐसा विदेशी नाटक है जिसमें भारतीय भाषा का प्रयोग मिलता है। यह विदेशों में ही लिखा गया और इसमें भारतीय भाषा का प्रयोग मिलता है। चैरिटन ऐसे ग्रीक हास्य नाटक हैं जिसमें भारतीय भाषाओं का भी प्रयोग मिलता है। यह एक क्वेश्चन हो सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए इसको आज मैंने यहाँ इस कक्षा में पढ़ाना जरूरी समझा। तो आपसे कभी कोई पूछे कि चैरिटन क्या है तो आप बताइएगा ग्रीक हास्य नाटक हैं, और इनकी विशेषता यह है कि इनमें भारतीय भाषा का भी प्रयोग मिला है। साथियों, अब हम जानेंगे विभिन्न कालों में नाटकों के विषय में। जैसे पाषाण काल में अगर कोई पूछे कभी कि नाटकों के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो आप बताएंगे भीम बेटिका से। भीम बेटिका से। भीम बेटिका क्या है? यह एक गुफा है और यह एक अनुमान है, वहां चित्र बने हुए हैं, उससे यह अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर नाटक भी हुआ करते होंगे। तो अगर कभी ऐसा ऑप्शन आ जाए जिसमें बाकी जो उत्तर हैं वह आपको नहीं सुटेबल लगे, तो आप भीमबेटका को प्राचीन नाट्यशाला या नाटकों से संबंधित गुफा के रूप में सही उत्तर के लिए चयनित कर सकते हैं। लेकिन यह पूर्ण रूप से, मैं फिर से कह रहा हूं, यह पूर्ण रूप से अभी अनुमान पर आधारित है, फिर जिसके विषय में पर्याप्त मात्रा में अभी प्रमाण नहीं मिले हैं। दूसरा, सैंधव काल का कौन सा स्थल है जो नाटक से संबंधित है, उसको बताएंगे आप मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो वह स्थल है जिसका संबंध प्राचीन काल के नाटकों से किया जाता है। अब मैंने आपको अभी बताया कि जैसा आप सैंधव सभ्यता के 4 स्थल दे दिया और आपसे पूछा कि इनमें से कौन नाटक से संबंधित है या नाट्य शास्त्र से संबंधित है, तो आप उत्तर चुनेंगे मोहनजोदड़ो।
मौर्य काल से संबंधित और नाटकों से संबंधित स्थल कौन सा है, तो उसके विषय में अभी आपने पढ़ा, रामगढ़। रामगढ़ छत्तीसगढ़ का, जहां पे 2 गुफाएं हैं, एक है जोगीमारा और दूसरा है सीता बेंगा। इनके विषय में आपने यहां पढ़ा। मौर्योत्तर काल में जो नाटकों के साक्ष्य मिलते हैं वो मिलते हैं हाथी गुफा, नागार्जुन कोंडा और पुलू भाई नासिक में है। यहां से नाटक से संबंधित यह स्थल हैं, यहां नाटकों से जुड़े हुए साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से पाषाण काल में नाटक से संबंधित साक्ष्य कहां से मिलते हैं, भीमबेटका से। सैंधव में कहां माना जाता है, मोहनजोदड़ो को नाटक से संबंधित माना जाता है। मौर्य काल में कहां है, रामगढ़ के जोगीमारा और सीताबेंगा से। और मौर्योत्तर काल में हाथी गुफा, नागार्जुन कोंडा और पुल भई, जो कि नासिक में है, पुलू भई। इस प्रकार से हमने इन कालों के विषय में जाना कि इस काल में नाटक से संबंधित कौन कौन से स्थल हैं। साथियों, अब हम जानेंगे कि तमिलनाडु में एक मंदिर है दारासुरम। इस मंदिर में नाट्य शास्त्र की या नाट्य कला की विभिन्न मुद्राओं का अंकन मिलता है। तमिलनाडु के दारासुरम मंदिर में नाट्य कला की विभिन्न मुद्राओं का अंकन है। तो इस प्रकार से अगर कभी प्रश्न आ जाए कि कौन सा ऐसा दक्षिण भारतीय मंदिर है जो कि नाट्य कला से अभिन्न रूप से संबंधित किया जा सकता है या जुड़ा हुआ है, तो आप बताएंगे कि सर तमिलनाडु में दारासुरम एक ऐसा मंदिर है जिसमें विभिन्न नाट्य मुद्राओं का अंकन है। साथियों, अब हम चोल राजवंश के कुछ राजाओं के विषय में जानेंगे जिनका इतिहास में इसलिए भी महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि उन्होंने नाटकों को सम्मान दिया और उनका उल्लेख उनके अभिलेखों में भी प्राप्त होता है। जैसे राज चोल जो थे, राज चोल ने एक अभिलेख लिखवाया और उस अभिलेख में आर्य कुट्टक नाटक के 7 अंक का वर्णन प्राप्त होता है। और इसी अभिलेख में, राज चोल के ही अभिलेख में, एक अभिनेता को भूमिदान का भी उल्लेख प्राप्त होता है। इसी प्रकार से राजेंद्र चोल के द्वारा एक नर्तक को भूमिदान का उल्लेख एक अभिलेख में प्राप्त होता है। और राजेंद्र चोल के समय में राजेश्वर नाटक का भव्य मंचन करवाया गया था। राजेश्वर नाटक का भव्य मंचन करवाया गया था। और एक चोल शासक और हैं, उनका नाम है कोलोतुंग। और कोलोतुंग के समय में राजा कोलोतुंग ने, जो कि चोल शासक थे, नान विद्या नामक नाट्यशाला बनवाई थी। अर्थात जहां पे नाटक होता था ऐसा स्थान बनवाया था। तो कोलोतुंग ने नान विद्या नामक नाट्यशाला बनवाई थी। राजेंद्र ने नर्तक को भूमिदान दिया था और राजेश्वर नाटक का भव्य संगीतपूर्ण मंचन करवाया था। और राज ने आर्य के अभिलेख में आर्य कुट्टक नामक नाटक के 7 अंक का वर्णन प्राप्त होता है। और यहाँ पर एक अभिनेता को भूमिदान दिए जाने का भी उल्लेख प्राप्त होता है। अब हम बौद्ध विद्वान अश्वघोष के बारे में जानेंगे कि अश्वघोष का एक नाटक है, उसका नाम है सारी पुत्र प्रकरण।
इसके विषय में मैंने अपनी पिछली कक्षाओं या पिछली क्लासेस में भी आपको बताया था। यह जो सारीपुत्र प्रकरण नाटक है, इसका जो साक्ष्य मिला है वह तूर्फान से मिला है। तूर्फान से मिला है। यह तूर्फान कहाँ है? यह मध्य एशिया के खोतान में है। और अश्वघोष संस्कृत भाषा के पहले नाटक के रचयिता माने जाते हैं। वह नाटक है सारीपुत्र प्रकरण। अश्वघोष संस्कृत भाषा के पहले नाटक के रचयिता माने जाते हैं और वह नाटक है सारीपुत्र प्रकरण। साथियों, अब हम एक नाटककार विशाखा दत्त के विषय में जानेंगे कि जो विशाख दत्त थे, इन्होंने दो नाटकों की रचना की। एक नाटक का नाम है मुद्रा राक्षस और दूसरे का नाम है देवी चंद्रगुप्तम। जो मुद्रा राक्षस इनका नाटक है, मुद्रा राक्षस नाटक में कोई नायिका नहीं है, यही इसकी विशेषता है। और जो देवी चंद्रगुप्तम नाटक है, इसके यह लुप्त नाटक है। मतलब इस नाटक का ओरिजिनल प्रति हमें नहीं प्राप्त होती है, लेकिन इसके विषय में सूचना हमें दूसरे ग्रंथों में मिलती है। जैसे कि इस नाटक के 3 अंश भोज के विषय में जानते हैं। इन्होंने श्रृंगार प्रकाश लिखी और भोज के श्रृंगार प्रकाश में मिलती हैं। मतलब देवी चंद्रगुप्तम नाटक के 3 अंश भोज के रचना श्रृंगार प्रकाश में मिलता है। और इसके साथ साथ रामचंद्र और गुणचंद द्वारा 6वां खंड नाट्य दर्पण में मिलता है। नाट्य दर्पण में मिलता है। मतलब रामचंद्र गुणचंद की रचना है नाट्य दर्पण। इसमें देवी चंद्रगुप्तम का 6वां खंड प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमने विशाखा दत्त की 2 रचनाओं के विषय में जाना। एक है मुद्रा राक्षस जिसमें नायिका नहीं है, और दूसरा है देवी चंद्रगुप्तम। और जो यह मुद्रा राक्षस है, इसमें नंद सम्राट के महामात्य राक्षस का उल्लेख मिलता है। इसमें नंद सम्राट के महामात्य राक्षस का उल्लेख प्राप्त होता है। अब हम शूद्रक के विषय में जानेंगे। और शूद्रक ने एक ग्रंथ लिखा मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी की खिलौना गाड़ी। हम लोगों के समय में मिट्टी से भी खिलौना गाड़ी बनाई जाती थी। मैंने खुद भी अपने हाथ से बनाई है। तो इस नाटक शूद्रक का जो नाटक है मृच्छकटिकम, इसका उल्लेख यहां प्राप्त होता है। और मृच्छकटिकम का जो नायक है वो है चारुदत्त, जो कि ब्राह्मण है। और जो नायिका है वो है बसंत सेना, जो कि उज्जैनी नगर की एक बसंत सेना उज्जैनी नगर की एक वेश्या है। अगर समाज में आपकी स्थिति गिरी हुई हो तो किसी लेखक के द्वारा भी नायक और नायिका के पात्र के रूप में आपको चुनना अधिकतर संभव नहीं होता है। लेकिन शूद्रक की विचारधारा इस विषय में नहीं है कि उसमें उन्होंने बसंत सेना को नायिका बनाया है, जो कि एक वेश्या है, और चारुदत्त ब्राह्मण से वह प्रेम करती है। मृच्छकटिकम में इन दोनों की प्रेम कथा का उल्लेख प्राप्त होता है। और मृच्छकटिकम का अंग्रेजी में अनुवाद आर्थर राइडर ने किया था। इस प्रकार से आपने शूद्रक के नाटक मृच्छकटिकम के विषय में जाना। इस नाटक का भी मैंने पूरा अध्ययन किया है। अब हम जानेंगे उत्तरापथनाथ सम्राट हर्ष के विषय में। वह सम्राट थे
साथ साथ में महान नाटककार भी थे। इन्होंने 3 नाटकों की रचना की। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। जो इन्होंने नागानंद नाटक की रचना की, यह इनका अंतिम नाटक है और इसमें जीमूत वाहन नामक एक बौद्ध धर्म से संबंधित चरित्र का वर्णन है और प्रियदर्शिका इनका प्रथम नाटक है। और हर्ष को प्रणय या रोमांटिक नाटकों का निर्माता भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने हर्ष के विषय में जाना, जो कि हमारे यहाँ एक महान सम्राट थे और जिनके तलवार के साथ साथ कलम में भी प्रखरता थी और उन्होंने इन ग्रंथों की रचना की। साथियों, अब हम एक नाटककार सुबंधु के विषय में भी जान लें। इनका उल्लेख सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इन्होंने शून्य बिंदु शब्द का उल्लेख किया है। और किस ग्रंथ में किया है? अपने ग्रंथ वासव दत्ता में किया है। यह नाटक है वासव दत्ता, इसमें शून्य बिंदु शब्द का उल्लेख आता है। और हमें सम्राट विग्रहराज के विषय में भी जान लेना चाहिए। इन्होंने एक नाटक लिखा था जिसका नाम था हरिकेली, और इस नाटक के जो अंश हैं वो अजमेर के एक मस्जिद है, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, उसमें उत्कीर्ण मिलते हैं। विग्रहराज का एक नाटक है हरकेली, वह जो है उसका जो अंश है वो 2.5 दिन के झोपड़ा मस्जिद पे उत्कीर्ण मिलते हैं, जो कि अजमेर में है। अजमेर राजस्थान में पड़ता है, आप लोग जानते ही होंगे। तो इस प्रकार से आज हमने नाटकों के विषय में अध्ययन किया और जाना कि नाटक किस प्रकार से महत्वपूर्ण हैं। नमस्कार, धन्यवाद।